dear student, this is the video of chapter 1 of class 7 and the chapter name is nutrition in plants. न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने आप का पोषण करते हैं, अपने आप का ग्रोथ करते हैं, किस किस तरह के प्लांट हैं, क्या उनके न्यूट्रिशन का मीडियम है, माध्यम है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिशन वर्ड जो है न्यूट्रिएंट से बना है। तो न्यूट्रिएंट यानी ऐसे कंपोनेंट, ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमारे फूड में होती हैं, जिसकी वजह से हमारा एनिमल या प्लांट किसी का भी ग्रोथ होता है। उनके बिना हमारा ग्रोथ हो पाना इम्पॉसिबल है। तो हमारे भोजन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब इन न्यूट्रिएंट को से फूड के रूप में कोई भी एनिमल या प्लांट लेता है, उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड और न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी किस तरह से ऑर्गेनिज्म, प्लांट किसी फूड को कैसे लेते हैं, उसके न्यूट्रिएंट को कैसे लेते हैं, उसी प्रोसीजर को न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमको एनर्जी नहीं बढ़ेगा, हमारे बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। यही सेम केस प्लांट के होगा। प्लांट अगर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे तो उनका ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ नहीं होगा तो वो डेड हो जाएंगे और उनसे कोई हमको बेनिफिट नहीं होगा, उनसे ना हमको कोई क्रॉप मिलेगा, ना फ्रूट मिलेगा। तो दैट्स वाई न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है। और न्यूट्रिशन जैसे कि हमारे लिए ज़रूरी है एनिमल्स के लिए, उसी तरह प्लांट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिशन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले कैटेगरी या सबसे सुपर मोस्ट आता है प्लांट। प्लांट जो है हर टाइप के न्यूट्रिशन का बेस है। यानी न्यूट्रिशन की शुरुआत हमेशा प्लांट से ही होती है। प्लांट सबसे पहले एक प्रोड्यूसर का काम करता है और उसी से कनेक्ट होकर सारे चेन चलते रहते हैं। तो चूँकि प्लांट अपना फूड खुद बनाता है कुछ न्यूट्रिएंट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, दैट्स वाई इसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ड्रॉप मतलब टू मेक फूड। तो यानी खुद से फूड बनाए बिना किसी और एनिमल या प्लांट के हेल्प लिए बना। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन is called autotrophic nutrition. The process of making your own food is called autotrophic nutrition, and the plants are autotrophs. जो कि खुद अपना भोजन बनाते हैं, तो खुद अपने फूड बनाते हैं, तो उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट कुछ ऐसे एनिमल, कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो हेट्रोट्रॉफ हैं, मोस्टली एनिमल्स। हेट्रोट्रॉफ्स आर दोज एनिमल which do not produce their own food. They are mainly dependent on other animal or plant for their food. तो जैसे इंसान हो गया, हम लोग हो गए, हम लोग हेट्रोट्रॉफ है। हम लोग फल, फ्रूट, सब्जियां बनाते नहीं, हम लोग प्लांट से लेते हैं, तो हम लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए हम लोग हेट्रोट्रॉफ हैं, बिकॉज हम लोग नेचुरली कोई फूड नहीं बनाते हैं, वी आर जस्ट कंज्यूमर्स। तो प्लांट जो कि ऑटोट्रॉफ्स बोले जाते हैं, तो अपना फूड कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि हाउ दे मेक देयर ओन फूड। तो आप लोग पिछले क्लास 6 में पढ़े ही होंगे कि प्लांट्स अपना जो फूड बनाते हैं उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, यानी लाइट की हेल्प से अब कुछ प्रोड्यूस करना। और मेनली यहाँ पर वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो लाइट की हेल्प से फूड का प्रोडक्शन करना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। लेकिन इसमें केवल लाइट नहीं है, मेजर सोर्स लाइट है, यानी मेन चीज़ लाइट है। उसके अलावा क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वो एयर से लेते हैं, और वाटर लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उनके अंदर ही मौजूद होता है, लीव्स में। तो उन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से वो रिएक्शन करके एक फूड बनाते हैं, जिससे उनका ग्रोथ होता है, उनके बॉडी का ग्रोथ होता है, और अल्टीमेटली वो मैच्योर होते हैं। ठीक है। अब
ये वाटर मिनरल्स ये सब वो कैसे लेते हैं, ये वाटर मिनरल प्लांट अपने रूट्स से एब्जॉर्ब करते हैं। और CO2 जो है वो एयर से कैसे लेते हैं, उनके लीव्स में स्टोमेटा सेल उससे होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं पत्तों पर जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, उसके थ्रू वो CO2 अंदर आता है। तो CO2 वहाँ से एयर से ले लिया, स्टोमेटा सेल्स के थ्रू अंदर आ गया, और वाटर मिनरल्स रूट्स से ज़मीन से वो एब्जॉर्ब कर लिए, और क्लोरोफिल तो लीफ में है ही ऑलरेडी, और सनलाइट उससे पड़ रहा है। तो इन सब चारों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि सेल्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी गई है कि अगर हम लोग किसी चीज़ का सेल देखें तो सेल जैसे दीवार में बहुत सारी ईंटें होती हैं एक लाइन से लगी हुई, उसी तरह सेल्स भी होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, जस्ट लाइक ब्रिक्स ऑन द वॉल। और हर सेल के बीच में अगर देखा जाए तो एक सेंट्रल पार्ट होता है, थोड़ा डार्क कलर का ऑब्जर्व होगा माइक्रोस्कोप में, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और सेल का सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस यानी सेंट्रल पार्ट जो सेल का है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट जो है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इन दोनों पार्ट के बीच में जो स्पेस रहता है सेल में उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसी तरह के सेल्स होते हैं, हर सेल में ये 3 बेसिक पार्ट्स तो होते हैं, इसके अलावा भी और पार्ट्स होते हैं तो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही समझें। अब आगे हम लोग समझेंगे कि जैसा कि हम लोग जहाँ का पिगमेंट क्लोरोफिल जो होता है पत्तों में होता है, लीव्स में होता है, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन होती हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्या करने में, फोटोसिंथेसिस में। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी फूड बनाता है। तो क्लोरोफिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का, उसके बिना ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। और अल्टीमेट जो सोर्स है वो है सनलाइट। हमारे बॉडी में या किसी के बॉडी में या इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, किस हर चीज़ में एनर्जी है, और हर चीज़ और वो जो भी एनर्जी कहीं भी है इस ब्रह्मांड में वो किसका रूप है, वो अल्टीमेटली सन का ही एनर्जी है जो हर ऑब्जेक्ट के भीतर है। तो इसी तरह ये जो फूड बन रहा है, केमिकल फूड जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बन रहा है प्लांट्स के द्वारा, वो भी सन का ही एनर्जी है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो जनरली तो बोला जाता है कि लीव्स पे होता है, यानी पौधों के पत्तों पर होता है, यानी ग्रीन पार्ट्स पे। लेकिन पत्तों के अलावा पौधों के और अन्य पार्ट्स जो अदर पार्ट्स हैं जो ग्रीन हैं, जहाँ पे क्लोरोफिल ज़्यादा मात्रा में है अदर देन लीव, वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है, चाहे स्टेम हो या अदर ब्रांचेस हो। अगर वो ग्रीन है तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन मेजॉरिटी या मोस्टली जो है वो लीव्स पे होता है। ओवरऑल ग्रीन पार्ट्स पे होता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का अगर रिएक्शन हम लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एब्जॉर्ब किया उसने बाहर से पौधों ने, और वाटर जो जड़ों से एब्जॉर्ब करके जाइलम टिश्यू की हेल्प से वो आया अंदर प्लांट्स में। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स हुए और सनलाइट मिला, साथ में क्लोरोफिल पत्तों में, इन चारों चीज़ों से अल्टीमेटली केमिकल एनर्जी बना जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोलते हैं। यानी मेजर प्रोडक्ट जो बना प्लांट में वो क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में क्या बना, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करता है और CO2 निकलता है, जबकि ऐसा नहीं है। CO2 गैस फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, यानी उसमें एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस के एंड होने पर क्या बनता है, कौन सा गैस, वो ऑक्सीजन गैस बनता है। और वही ऑक्सीजन गैस हम लिविंग बींग्स जो हम इंसान हैं या एनिमल्स हैं वो यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, ब्रीथिंग में, उसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है।
तो हम लोगों ने समझा कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो केमिकल प्रोडक्ट बनता है वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फॉर्म हैं, ग्लूकोज है, स्टार्च है, फ्रक्टोज है, ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट। तो एक एक्टिविटी इसमें आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अगर किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है तो स्टार्च टेस्ट देगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है तो स्टार्च टेस्ट नहीं देगा। इसको कैसे करेंगे, आइए इसको समझते हैं। कि दो पौधों को लेंगे, पॉटेड प्लांट्स यानी गमले में उगाए हुए दो पौधे लेंगे। तो उनको किसी एक पौधे को गमले सहित अंधेरे में रख देंगे 3-4 दिन के लिए, और एक पौधे को जैसे का तैसा सनलाइट प्रॉपर मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा। दूसरे पौधों को भी सब कुछ दिया जाएगा, बस सनलाइट नहीं मिलेगा, वो अंधेरे में रहेगा। अब 4-5 दिन के बाद क्या करेंगे कि हम लोग दोनों के पत्तों पर आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप वाइज गिराएंगे। जो सनलाइट में रखा गया पौधा उसके किसी एक पत्ते पर ड्रॉप वाइज आयोडीन सोल्यूशन गिराएंगे, और दूसरा जो है जो कई दिनों तक अंधेरे में रखा गया, उसको सनलाइट से दूर रखा गया, उस पर गिराया जाएगा। तो हम लोग पाएंगे कि जो पौधा अंधेरे में रखा गया था उस पर ड्रॉप से गिराने पर आयोडीन सोल्यूशन कुछ भी कलर डेवलप नहीं होता है, जबकि जो सनलाइट में था उस पर ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन अगर गिराया गया तो ब्लू ब्लैक कलर यानी डार्क नेवी ब्लू कलर का उस पर हो जाता है। और केमिकली ये रिएक्शन अगर डार्क ब्लू या ब्लू ब्लैक कलर का स्पॉट बनता है तो ये इंडिकेशन होता है कि उसमें स्टार्च है। स्टार्च क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यानी कार्बोहाइड्रेट जहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है यानी वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो जो पौधा सनलाइट में था उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था, सारी चीज़ें उसको मिल रही थी, हवा, ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट सब, तो वो पॉजिटिव टेस्ट दिया है। जबकि जो अंधेरे में था उसमें क्या हुआ कि सनलाइट उसको नहीं मिला था, बाकी चीज़ें मिल रही थी, वाटर और CO2 वगैरह। तो एक चीज़ ना मिलने से उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और वो नेगेटिव टेस्ट दिया, और उसमें ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप वाइज स्प्रे कर डालने पर नहीं दिया। तो यहाँ पे स्टार्च नहीं बना किस केस में, जब गमले में रखे हुए पौधे को सनलाइट से दूर रखा गया। आप लोगों ने अपने आसपास के पोखरे, पॉन्ड्स वगैरह में देखे होंगे, एक हरा सा लेयर बना रहता है पानी के ऊपर। वो क्या होता है, वो एल्गी होता है, एक एल्गी का लेयर जम जाता है। एल्गी क्या होता है कि थोड़े से डर्टी वाटर में ग्रो करता है और काफ़ी तेज़ी से वो पानी के लेयर को कवर कर लेता है। वो स्लाइमी होता है यानी स्लिपरी होता है, और वो ग्रीन कलर का भी होता है, यानी एल्गी एक तरह का प्लांट ही है और उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। दैट्स वाई दे ऑल्सो लुक ग्रीन इन कलर। अब हम लोग समझेंगे, अभी तक हम लोगों ने यही समझा था कि फोटोसिंथेसिस से केमिकल फूड बनता है, यानी लाइट में चेंज होता है, और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में जाने थे कि न्यूट्रिएंट तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और अदर चीज़ें। तो केवल कार्बोहाइड्रेट ही प्लांट बनाता है या और चीज़ें बनाता है? तो जी हाँ, जो प्लांट होता है वो कार्बोहाइड्रेट तो बनाता ही है, उसके साथ साथ और न्यूट्रिएंट भी बनाता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट को अगर देखें तो उसमें अगर केमिकली जाए, उसके केमिकल नेचर को समझें, क्या किस किस एलिमेंट्स मिलकर बना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन जब प्रोटीन और फैट को हम समझेंगे तो उसमें कुछ और एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से उसको मिलता है, तो नाइट्रोजन को लेने के लिए मिट्टी में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हवा में से नाइट्रोजन गैस जो है 78% उसको एब्जॉर्ब करते हैं बैक्टीरिया, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्ट के फॉर्म में, और वो सॉल्ट फिर मिक्स हो जाता है सॉइल में, और फिर वो नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है अपने रूट्स से थ्रू वाटर। जब पानी हम लोग डालते हैं तो रूट्स में वो पानी जाता है, और पानी के साथ साथ वो जो नाइट्रोजन का सॉल्ट बना है वो भी चला जाता है। तो यानी ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, इसके बिना नाइट्रोजन प्लांट में नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद
तो अभी तक तो हम लोग पढ़े थे कि प्लांट ऑटोट्रॉपिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनमें क्लोरोफिल ना के बराबर होता है या नहीं होता है, उनके पत्ते ग्रीन नहीं होते, येलोइश होते हैं। तो वो अपना कैसे फूड बनाएंगे, वो कैसे अपना न्यूट्रिशन करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे। तो उनको फिर चूँकि वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अपना, तो ऑटोट्रॉपिक नेचर तो होगा नहीं, तो वो एनिमल्स की तरह ही हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी दूसरों पर डिपेंड होने वाला न्यूट्रिशन का मेथड अप्लाई करते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में एक येलो कलर के पत्तों वाला एक ट्विनर प्लांट होता है। ट्विनर यानी जो दूसरे के सहारे पे कोई प्लांट को सपोर्ट दिया जाए तो वो दीवार पर या किसी भी चीज़ पर फैलने लगता है। तो ट्विनर टाइप का होता है जिसका नाम है कसकुटा, जिसको हिंदी में कॉमनली इंडिया में अमरबेल बोलते हैं। तो ये पौधा क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता नहीं है, तो ये न्यूट्रिशन लेने के लिए किसी दूसरे पौधे पर चिपक लपेट अपने आप को लपेट लेता है और उसके स्टेम से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जिससे वो जिस प्लांट से ये कसकुटा प्लांट लिपटता है और उससे न्यूट्रिएंट लेता है उसको होस्ट बोलता है। ठीक है, और जो ये खुद जाता है ये एज ए गेस्ट जाता है। ठीक, जैसे कि हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम होस्ट करते हैं यानी उसका स्वागत सत्कार करते हैं। इसी तरह ये कसकुटा प्लांट भी दूसरे प्लांट पर जाता है और प्लांट के आसपास लिपट जाता है, ग्रो करता है और उसके स्टेम से चिपक करके उसके न्यूट्रिएंट को खींचता है, यानी उसको हानि पहुंचाता है। उसको कोई फ़ायदा तो देता नहीं है, उल्टा उसको हानि पहुंचाता है, उसके न्यूट्रिएंट के अमाउंट को कम करता है। तो खुद गेस्ट बन के जाता है लेकिन फिर परेशानी क्रिएट करता है होस्ट को। तो इस तरह ये अपना न्यूट्रिशन का काम पूरा करता है, क्योंकि ये फूड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो कर नहीं पाता है। तो ये एक तरह का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप हो गया है जिसको पैरासिटिक टाइप भी बोलते हैं। तो ये कसकुटा का एग्जाम्पल एक पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया है। पैरासिटिक टाइप एक तरह का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही टाइप है। इसमें क्या होता है कि एक प्लांट, जैसा कि अभी मैंने बताया था, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेगा और बदले में उसको कुछ भी नहीं देगा, यानी ये एक तरफा फ़ायदा है, केवल फ़ायदा लेना और दूसरे को कुछ भी बेनिफिट ना देना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा टाइप हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आएगा, दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स को नेचर ने इस तरह का बनाया है कि अगर उनमें नाइट्रोजन की कमी है तो वो उनके कुछ जो पार्ट्स हैं जैसे लीव्स या कुछ अदर पार्ट्स हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। जब उनके सरफेस पे इंसेक्ट आके बैठता है, कोई भी छोटा मोटा इंसेक्ट, और फिर वो स्टिकी मटेरियल कुछ चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं और उस चिपचिपे पदार्थ से और उस इंसेक्ट को डिजॉल्व कर देते हैं और उसके अंदर का न्यूट्रिएंट फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह वो अपने न्यूट्रिएंट की जो कमी है या न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं, इंसेक्ट को किल करके कर सकते हैं। दैट्स वाई इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये फिगर देख रहे होंगे, पिचर प्लांट है जिसमें एक कैप जैसा होता है लीव्स पे, और वो जैसे इंसेक्ट आता है वो कैप या लिड बंद हो जाता है, उसके अंदर एंजाइम निकलता है जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है। दूसरा एग्जांपल है सनड्यू प्लांट, वो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब आता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एक और टाइप में जो है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो जो क्या होता है कि डेड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी सड़े गले चीज़ों पे ये ग्रो करते हैं और उनसे वो न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि फंगस हो गया, फंगस आप लोगों ने देखा ही होगा कि बासी खाने पर या ब्रेड वगैरह पे ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है, तो वो फंगस होता है। और फंगस को अगर एक डिकेइंग यानी सड़ता गलता हुआ कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा, या जैसे कोई लकड़ी सड़ रही है, पानी पड़ रहा है उसमें मॉइस्चर हो जाता है, या ब्रेड है या खाना है गीला है जो बदबू कर रहा है, तो उस पर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और फिर उस वो कुछ एंजाइम निकालता है और उसको डाइजेस्ट कर जाता है। तो डेड डिकेइंग मैटर
को खाकर जो अपना न्यूट्रिशन पूरा करे उसको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो फंगस भी एक तरह का ऐसा ही प्लांट है, एक प्लांट का ही कैटेगरी है जो सड़े गले चीज़ों से ही अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फंगस एक तरह का सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। और फंगस जो होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जहाँ पे मॉइस्चर हो, गर्मी हो, तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। कपड़े गीले काफ़ी रखे हुए हैं या फिर अचार, पिकल, जैम, जेली ओपन करके उसका कंटेनर रखा है, तो जो भी गीला होता है, मॉइस्चराइज होता है, तो बहुत तेज़ी से फंगल ग्रोथ उसमें होता है। इसलिए एयर टाइट चीज़ों में इन सब चीज़ों को बंद करके रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर्स में। अदरवाइज फंगल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, वो सड़ने लगेगा, और जितने जैसे सड़ेगा वैसे फंगस का ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो हमको सभी चीज़ों को अच्छे कंटेनर में बंद करके रखना चाहिए ताकि वो फंगल ग्रोथ से बच जाए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था पैरासिटिक टाइप का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक स्वार्थी टाइप का गेस्ट जाता है और होस्ट से सारा न्यूट्रिशन लेता है, बदले में उसको कुछ नहीं देता, जैसे कस्कुटा। अब एक दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक यानी कि साथ साथ, यानी दो लोग रहेंगे पार्टनर, वो एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे। इस तरह के जो पार्टनरशिप होती है या दोस्ती होती है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो यहाँ पे एल्गी और फंगस, एल्गी हो गया और फंगस हो गया, ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं एल्गी फंगस के कॉम्बिनेशन से। यानी ये दोनों जब साथ मिल के काम करते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, लाइकेन। और लाइकेन इन दोनों के कॉम्बिनेशन का एक रूप है। ठीक है, तो फंगस क्या करता है, इसको जगह देता है ग्रो करने के लिए, एल्गी को। और एल्गी बदले में क्या करता है, चूँकि प्लांट है, हरा होता है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है और इसको न्यूट्रिशन देता है फंगस को। तो यानी ये एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो जहाँ पर जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे का सपोर्ट करें लाइफ सेविंग में, तो उस तरह के रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। यहाँ पर फंगस उसको स्पेस दे रहा, जगह दे रहा रहने के लिए एल्गी को, और एल्गी बदले में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेथड से भोजन बना के फंगस को न्यूट्रिशन दे रहा है। तो दे बोथ आर सपोर्टिंग टू ईच अदर। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी किस तरह से न्यूट्रिएंट मिट्टी में बैलेंस होते हैं। जैसे कि बार बार खेती की जाए, क्रॉप प्रोड्यूस किया जाए खेतों में, तो उस प्लांट जो है न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे और ग्रो करेंगे। तो लगातार किसी फील्ड में अगर क्रॉप को उगाया जाएगा तो उसमें उस क्रॉप फील्ड में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, और उस कमी को कैसे भरपाई किया जाए, उसका रिप्लेनिशमेंट कैसे किया जाए। तो रिप्लेनिशमेंट करने के लिए, जैसा कि हम लोग अभी पहले इसी चैप्टर में पढ़े थे, कि एक बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में रहता है, जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है जो मिट्टी में मिक्स होता है, और जिससे न्यूट्रिएंट बैलेंस सॉइल में बना रहता है। लेकिन ये बैक्टीरिया ऐसे ही नहीं पाया जाता है, ये बैक्टीरिया कुछ अलग टाइप के प्लांट के रूट्स में पाया जाता है, जैसे सोयाबीन या पी, मटर या अरहर की दाल, पल्सेस, जितने भी दाल की वैरायटीज़ हैं उनके पौधों के जड़ों में, रूट्स में ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो ये यहाँ भी एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। यहाँ कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये पौधे की जड़ें जो है इसको क्या है, इसकी जड़ों में ये बैक्टीरिया ग्रो करता है और हवा से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस अब्जॉर्ब करके उसको मिट्टी में डिजॉल्व कर देता है, और वो नाइट्रोजन लेकर के पौधे और बाकी प्रोसेस करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके जब फूड बनाते हैं तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन इस बैक्टीरिया को भी दे देते हैं। तो बैक्टीरिया जिंदा रहता है और वो अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता रहता है, यानी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने का काम सॉइल में करता रहता है। तो ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और इसी तरह जो सॉइल में है, न्यूट्रिएंट का बैलेंस बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी खेत में लगातार एक ही तरह का क्रॉप चाहिए। एक बार अगर मान लीजिए गेहूं का फसल उगाया, वीट का, तो नेक्स्ट सीजन में किसी दाल का, कि दाल के जितने वैरायटीज हैं उनके प्लांट के रूट्स में ये बैक्टीरिया ग्रो करता है।
जो नाइट्रोजन की मात्रा को सॉइल में बरकरार रखता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। और कैसे करता है? इन प्लांट के रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के, यानी एक आपसी समझौता करके, एक दूसरे का हेल्प करके दोनों सॉइल में न्यूट्रिएंट का बैलेंस बरकरार रखते हैं। तो बच्चों, ये पहला चैप्टर का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और टिल देन बाय।